कभी सोचा है कि ज्योग्राफी जैसा एक इतना पुराना सब्जेक्ट एक वक्त पर अपनी पहचान को लेकर ही संकट में था? जी हाँ, एक ऐसा दौर था जब भूगोल का सपना था एक हार्ड साइंस बनने का। चलिए मॉडर्निज्म की इसी दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। कहानी का जो मेन टकराव है वो यहीं से शुरू होता है। देखिए, एक तरफ था पुराना भूगोल जो ज्यादातर वर्णनात्मक था, एक आर्ट जैसा, और दूसरी तरफ था एक आधुनिक सपना, एक ऐसा सपना जो भूगोल को वैज्ञानिक बनाना चाहता था, जो सार्वभौमिक नियमों की तलाश में था। तो ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक पूरी क्रांति थी। 19वीं सदी में ज्योग्राफर्स का काम क्या था? जगहों, नदियों, पहाड़ों के बारे में बताना। लेकिन कईयों को लगने लगा कि ये काफी नहीं है। वे चाहते थे कि ज्योग्राफी को और सम्मान मिले, उसमें साइंटिफिक गंभीरता आए। मतलब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि क्या और कहाँ है, बल्कि ये था कि वो क्यों हैं। और इस सपने को हवा दी मॉडर्निज्म ने। 20वीं सदी का एक बहुत ही पावरफुल बौद्धिक आंदोलन। इसका मानना था कि तर्क, विज्ञान और तरक्की के दम पर एक बेहतर दुनिया बनाई जा सकती है, और ऐसा ज्ञान हासिल किया जा सकता है जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हो। मतलब एक ऐसी फिलॉसफी जो यूनिवर्सल सच और बड़े-बड़े सिद्धांतों में यकीन रखती थी। तो सवाल यह है कि भूगोल ने यह सपना पूरा कैसे किया? जवाब था क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, यानी मात्रात्मक क्रांति। 1950s और 70s के दशक में भूगोल ने गणित, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर की भाषा बोलना सीखा। बस यहीं से मॉडर्निज्म ने ज्योग्राफी में जोरदार एंट्री मारी। और इस क्रांति के पीछे कुछ बड़े नाम थे, कुछ बड़े विचारक। फ्रेड के शेफर ने जोर देकर कहा कि भूगोल को नियम खोजने वाला विज्ञान बनना ही होगा। वहीं वॉल्टर क्रिस्टालर जैसों ने ऐसी थ्योरीज बनाई जो इंसानी बस्तियों के पैटर्न को समझाने की कोशिश करती थीं। तो ये एक पूरा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था। तो अब ज्योग्राफर्स के काम करने का तरीका ही बदल गया। सिर्फ जगहों के बारे में लिखने के बजाय उन्होंने साइंटिफिक मेथड को अपनाया। एक परिकल्पना बनाओ, फिर डेटा इकट्ठा करो, स्टैटिस्टिक्स से उसका टेस्ट करो, और फिर एक जनरल नियम या मॉडल बनाने की कोशिश करो। अब इस नए नजरिए के लिए नए औजारों की भी जरूरत थी। रिग्रेशन एनालिसिस, कंप्यूटर मॉडलिंग और ग्रेविटी मॉडल जैसे स्टैटिस्टिकल टूल्स, ये ज्योग्राफर्स के नए हथियार बन गए। इन्हीं की मदद से वो स्पेस के पैटर्न को एनालाइज कर पाए और उन यूनिवर्सल नियमों को खोज पाए जिनका वो सपना देख रहे थे। तो इन नए तरीकों और टूल्स से आखिर हासिल क्या हुआ? ज्योग्राफर्स ने अब ऐसे खूबसूरत और तर्कसंगत मॉडल बनाने शुरू कर दिए कि दुनिया को कैसा होना चाहिए। ये सिर्फ थियरीज नहीं थीं, ये एक बेहतर, ज्यादा कुशल दुनिया बनाने के ब्लूप्रिंट्स थे। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है वॉल्टर क्रिस्टालर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि शहर और कस्बे एक रेगुलर हेक्सागोनल यानी षटकोणीय पैटर्न में बसे होते हैं ताकि आसपास के इलाके को सबसे अच्छे तरीके से सर्विसेज मिल सकें। ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे इंसानी बस्तियों में भी ज्यामितीय यूनिवर्सल पैटर्न खोजे जा रहे थे। लेकिन इन सभी मॉडल्स के दिल में एक बहुत ही मजबूत और सीधी साधी धारणा छिपी थी, और वो थी रैशनल इकोनॉमिक ह्यूमन की। मतलब ये मॉडल्स मानकर चलते थे कि इंसान एक कैलकुलेटर की तरह है जो हमेशा अपने फायदे को सबसे ऊपर रखकर और नुकसान को सबसे कम करके ही फैसले लेता है। ये भले ही एक सिंप्लीफिकेशन था, लेकिन इसी सोच ने इन खूबसूरत मॉडल्स को बनाना मुमकिन किया। ये जो मॉडर्निस्ट सोच थी, ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज तक ही सीमित नहीं रही। मशहूर आर्किटेक्ट ले कॉर्बुजियर का तो मानना ही था कि शहर रहने की एक मशीन है। इस एक आइडिया ने अर्बन प्लानिंग को बहुत गहराई से प्रभावित किया, जहां शहरों को एक सिस्टम के तौर पर देखा गया जिसे और बेहतर बनाया जा सकता है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है भारत का चंडीगढ़ शहर। ले कॉर्बुजियर ने इसे जमीन से खड़ा किया, पूरी तरह मॉडर्निस्ट सिद्धांतों पर, व्यवस्था और कार्यक्षमता। ये इस बात का प्रतीक था कि कैसे कागज पर बनी थ्योरीज को असल जीते जागते शहर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्या ये तर्कसंगत दुनिया सच में परफेक्ट थी? जल्द ही इस परफेक्ट मॉडल में दरारें दिखने लगीं। क्रिटिक्स ने सवाल पूछना शुरू किया, इस पूरी तस्वीर में, इस पूरी मशीन में इंसानों का क्या? तो सबसे जरूरी सवाल ये खड़ा हुआ, क्या सिर्फ लॉजिक और नंबर्स पर चलने वाली दुनिया हमारी संस्कृति की उलझनों, समाज की ऊंच नीच और इंसानी भावनाओं की जटिलता को समझ सकती है? ये सवाल मॉडर्निस्ट ज्योग्राफी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया।
और आलोचनाएं कई तरफ से आईं। पहली बात, इसने इंसानी संस्कृति, भावनाओं और तजुर्बों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी बात, इसके मॉडल्स अक्सर यूरोसेंट्रिक थे, मतलब यूरोप को मानक मानकर बनाए गए थे, इसलिए वो असल में यूनिवर्सल नहीं थे। इसने गरीबी, नस्ल और जेंडर जैसे ज़रूरी सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान नहीं दिया। और आखिर में इसकी जो ग्रैंड थ्योरीज थीं, वो एक कॉम्प्लेक्स दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा सरल साबित हुईं। इसी आलोचना के जवाब में एक नई सोच का जन्म हुआ, पोस्ट मॉडर्निज्म। इसने सोच में एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। जहां मॉडर्निज्म एक यूनिवर्सल सच की तलाश में था, वहीं पोस्ट मॉडर्निज्म ने कहा कि नहीं, कई सापेक्ष सच होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव नॉलेज की जगह सब्जेक्टिव और कल्चरल नॉलेज को अहमियत दी जाने लगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि मॉडर्निस्ट प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी तमाम खामियों के बावजूद इस दौर ने भूगोल पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती और जो बहुत कीमती है। आज हम जो ज़बरदस्त टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, ये सब सीधे सीधे उसी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन की देन है। इसी ने स्पेशल साइंस की नींव रखी और भूगोल को वो वैज्ञानिक गंभीरता दी जिसकी उसे तलाश थी। ये मॉडर्निज्म के वो तोहफे हैं जो आज भी हमारे साथ हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। भूगोल को विज्ञान की कठोरता और मानवता की जटिलताओं के बीच संतुलन आखिर कहाँ खोजना चाहिए? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी इस आकर्षक विषय को लगातार एक नया आकार दे रही है।